आधी रात को शराब के नशे में चलते चलते राघव जब मनाली के सिटी सेंटर शॉप के करीब पहुंचा तो उसे शॉप के सामने एक काला साया खड़ा हुआ दिखा। उसने जब समय देखा तो रात के 2 बज रहे थे। कड़कड़ाती ठंड के बीच सब तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। वो नशे में बड़बड़ाता हुआ बोला, साला ये गली में कौन खड़ा है? होगा कोई पागल, मेरा क्या जाता है। ये बड़बड़ाते हुए वो आगे बढ़ने लगा, मगर उसने देखा कि उसके साथ साथ वो साया भी उसकी ओर बढ़ता आ रहा था। उस साये की आंखें किसी लाल बल्ब की तरह चमक रही थीं। देखते ही देखते वो साया राघव की परछाई के ठीक सामने आ गया। ठीक उसी समय राघव ने देखा कि उस साये के दोनों पंजेनुमा हाथ ऊपर उठे और आश्चर्यजनक रूप से बढ़ते हुए राघव की परछाई तक जा पहुंचे और राघव की परछाई को दबोच लिया। कुछ ही पल बाद वो जमीन पर गिर बुरी तरह छटपटाने लगा था। कुछ मिनट बाद उसका निर्जीव जिस्म सड़क के बीचों बीच पड़ा था। अगले दिन राघव की मौत की चर्चा पूरे मनाली के जंगल में आग की तरह फैल गई। ऋचा अपनी दोस्त मनीषा के साथ अपने घर के बाहर गार्डन में न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। अब इतनी गौर से न्यूज़पेपर को क्या देख रही है? वो राघव ही है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये राघव को किसने मारा होगा। वो हमारे कॉलेज का स्टूडेंट था, मगर वो एक शराबी भी था। मत भूल मनीषा कि वो सबकी बहुत हेल्प करता था। हाँ सही कहा, अपनी गुंडागर्दी दिखाकर वो कॉलेज के कई काम निकलवा देता था। मेरी समझ में नहीं आता तेरे अंदर दिल नाम की कोई चीज है भी या नहीं। कम ऑन रिचा, कॉलेज के सभी लोग उसे एक गुंडे के नाम से ही जानते थे। और मत भूल कि वो ड्रग्स भी लेता था। पता नहीं मनीषा, मगर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राघव की मौत का कनेक्शन उससे हो। ऋचा की बात सुनकर मनीषा का चेहरा गंभीर हो गया। तू पागल हो गई है क्या? भला राघव की मौत का कनेक्शन उससे कैसे हो सकता है? ऋचा इससे आगे कुछ बोलती, मगर मनीषा ने उससे कुछ भी बोलने से रोक दिया। इसके आगे कुछ मत कहना ऋचा। हम सब ने इस बारे में बातचीत की थी कि हम कभी भी इस बारे में बातचीत नहीं करेंगे। तभी बाइक के हॉर्न की आवाज उन दोनों की कानों से टकराई। अब मैं चलती हूँ, राहुल आ गया है। इतना बोलकर मनीषा ऋचा के घर से बाहर निकल गई। राहुल मनीषा को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, लगता है तुम्हारी सहेली को उस पियक्कड़ की मौत का कुछ ज्यादा ही अफसोस हो रहा है। मगर ऋचा ने राहुल की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो उसकी बाइक पर बैठ गई और राहुल ने बाइक को तेज रफ्तार के साथ हाईवे पर दौड़ा दिया। उसकी बाइक कुछ ही किलोमीटर हाईवे पर चली थी कि अचानक आसमान में काली घटा छा गई और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। राहुल के पैर खुद ब खुद ब्रेक पर पड़ गए। क्या हुआ? बाइक क्यों रोक दी? मनीषा, ये मौसम अचानक कैसे बदल गया? अभी कुछ क्षण पहले तो धूप थी। लगता है बारिश होने वाली है। तभी मनीषा की नजर उससे ठीक कुछ दूरी पर एक बड़े से एक खौफनाक बेहद डरावने दिखने वाले एक काले साए पर पड़ी, जिसकी आंखें अंधेरे में बल्ब की तरह चमक रही थी। वो काला साया मनीषा और राहुल की ओर घूर कर देख रहा था। मनीषा चीखते हुए बोली, राहुल, जल्दी से बाइक स्टार्ट करो। क्या हुआ मनीषा? तुम अचानक इतने डर से चिल्ला क्यों रही हो? मनीषा ने सामने की ओर इशारा करके कहा, वो देखो राहुल। राहुल की नजर जैसे ही सामने की ओर पड़ी, कड़कड़ाती ठंड में राहुल के माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगी। डर से उसके रोंगटे खड़े हो गए। राहुल जल्दी से अपनी बाइक स्टार्ट करने लगा, मगर देखते ही देखते वो साया ठीक राहुल की परछाई के ऊपर आकर खड़ा हो गया और उसने अपने नुकीले पंजों से राहुल की परछाई को दबोच लिया। राहुल के गले से दिल दहला देने वाली चीख निकली और एक खून की उल्टी के साथ वो वहीं मृत होकर गिर गया। मैं समझ गई कि तुम कौन हो। इसका मतलब ऋचा सही कह रही थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो मर चुके हो। मनीषा ने इतना कहा ही था
कि वो साया भयानक तरीके से हंसने लगा। कुछ ही क्षण में उस साये ने मनीषा की भी परछाई को बुरी तरह से दबोच लिया और देखते ही देखते मनीषा ने दर्द से तड़पते हुए दम तोड़ दिया। अपने दोस्तों की मौत की खबर सुनकर ऋचा बुरी तरह से घबरा गई। वो दौड़ती हुई सीधे अपने कॉलेज के प्रोफेसर बख्शी के घर पहुंच गई। ऋचा को बेहद घबराया हुआ देखकर प्रोफेसर बख्शी ने उसकी ओर देखकर कहा, क्या हुआ ऋचा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? आप तो जानते ही हो प्रोफेसर, पहले राघव और फिर उसके बाद मेरे दोस्त मनीषा और राहुल का किसी ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। हाँ मैं जानता हूँ, मुझे इस बात का बहुत अफसोस हुआ। मुझे आपकी मदद चाहिए, वरना वो मुझे भी मार डालेगी। कौन मार डालेगी तुम्हें? ये तुम क्या कह रही हो? मैं आपको सब कुछ बताती हूँ प्रोफेसर। ये बात आज से 1 साल पहले की है प्रोफेसर, जब दिव्या हमारे कॉलेज में नई आई थी। वो हमारी क्लासमेट थी। क्लास के सभी स्टूडेंट्स उससे डरते थे और एक दिन किसी बात को लेकर उसकी मुझसे और मेरे दोस्तों से बहस हो गई। दिव्या ने सरेआम मेरे गाल पर चाटा जड़ दिया। बदले की आग में मैंने कॉलेज के गुंडे राघव से अपना बदला लेने की बात कही। कुछ पैसों की लालच में राघव तैयार हो गया और उसने दिव्या को उसके घर से उठा लिया, क्योंकि दिव्या का कोई नहीं था। और दूसरे दिन दिव्या की लाश हाईवे पर मिली। ओह माय गॉड ऋचा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया था कि दिव्या के साथ रेप भी हुआ था। इसका मतलब दिव्या को राघव नाम के गुंडे ने मारा था और इस काम के लिए तुमने उसे पैसे दिए थे। मेरे सारे दोस्त भी इस काम में बराबर के भागीदार थे। बाद में हम सबने राघव से कहा भी कि हमने तो बस उसे डराने के लिए कहा था। उसने बताया कि जब वो दिव्या के घर में घुसा तो दिव्या अपने घर के एक कमरे में काला जादू कर रही थी। राघव ने हम सबको धमकी दी थी कि इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो हम सबको भी फंसवा देगा। अब मुझे समझ में आया। और तुम्हें लगता है कि राघव, राहुल और मनीषा को दिव्या की आत्मा ने मारा है? आपने सही कहा प्रोफेसर। मैंने सुना है कि आप आत्माओं वगैरह को बुला लेते हैं। प्लीज आप दिव्या की आत्मा को बुला लीजिए, मुझे उससे माफी मांगनी है। ये तो मुमकिन नहीं ऋचा, क्योंकि दिव्या नर्क में तुम्हारा इंतजार कर रही है। प्रोफेसर बख्शी के ऐसा कहने पर दिव्या बुरी तरह से चौंक गई। उसने देखा प्रोफेसर बख्शी की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने गुस्से से मनीषा की ओर देखते हुए कहा, दिव्या मेरी भतीजी थी ऋचा, इस बात को कोई नहीं जानता था। मेरी भतीजी एक काली विद्या की साधना कर रही थी, जिसके जरिए वो इंसान की परछाइयों को अपने वश में कर सकती थी। मगर तुम सबने उसकी साधना पूरी होने से पहले ही उसे मार दिया। उसकी साधना को फिर मैंने पूरा किया, उसे वापस बुलाया ताकि वो अपने कातिलों से बदला ले सके। इंसान मर जाता है ऋचा, लेकिन उसका साया नहीं। तुम लोगों ने दिव्या को तो मार दिया, लेकिन उसके साये को नहीं मार सके, और उसका काला साया अब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया। ऋचा के सामने दिव्या का काला साया खड़ा हुआ, उसे गुस्से से घूर रहा था। ऋचा के कुछ कहने से पहले दिव्या की परछाई ने ऋचा की परछाई को पकड़ लिया और उसकी परछाई को पकड़कर दबोच लिया। कुछ ही क्षण में दिव्या की एक दिल दहला देने वाली चीख प्रोफेसर बख्शी के घर में गूंज गई। काजल के पापा रमेश आज घर लौटे तो काजल उनसे मेले में जाने की जिद करने लगी। पापा आज गांव में बैसाखी का मेला लगा है, मुझे मेला घूमने जाना है। काजल अब तुम बड़ी हो गई हो बेटा, मेला घूमना है तो अकेले चली जाओ। रात में उसे घर के बाहर अकेले मत भेजो। कल सुनीता की लड़की पल्ले मोहल्ले तक गई थी। किसी शैतानी आत्मा ने उसे पकड़ लिया था। उसके घर वाले बड़ी मुश्किल से उसे खींचते हुए तांत्रिक वीरबाला के पास ले गए। वीरबाला ने उसके ऊपर से शैतान उतारा, तब उस लड़की को होश आ पाया था। चिंता मत करो माँ, मेरे ऊपर कोई शैतान नहीं चढ़ेगा। भूत प्रेत उन्हीं के ऊपर हावी होते हैं जो लोग कमजोर मानसिकता के होते हैं। हमारी बेटी दिमाग के मामले में बहुत तेज है। लो ये पैसे पकड़ो और मजे से मेला घूम कर आओ। काजल मेला घूमने पहुंची। चाट पकौड़ी खाने के बाद जब वो झूला झूलने जा रही थी
तो उसे मेले वाले जगह से बाहर थोड़ी दूर पर मुखौटों की एक दुकान दिखाई दी। भूत वाली शक्ल का मुखौटा पहनकर माँ को डराऊंगी, बहुत मजा आएगा। काजल मुखौटों वाली दुकान पर गई। दुकान पर डरावनी शक्ल वाला मुखौटा पहन के एक आदमी बैठा था। आइए आइए, मुखौटों की दुकान पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको हर तरह के मुखौटे मिलेंगे। हंसने वाला मुखौटा, रोने वाला मुखौटा, डराने वाला मुखौटा। काजल को दुकान पर अजीब सा डर महसूस हो रहा था। मुझे बस एक डराने वाला मुखौटा दे दीजिए। काजल ने मुखौटा लिया और पैसे देकर दुकान से बाहर निकल गई। कुछ दूर जाकर काजल ने पलटकर दोबारा दुकान वाली जगह पर देखा। वहाँ कोई दुकान नहीं थी। झूला झूलने के बाद काजल घर लौटने लगी। इस मुखौटे को लगाकर जब मैं माँ के पास जाऊंगी तो माँ तो डर के मारे चीख ही पड़ेंगी। उन्हें लगेगा कि सुनीता की तरह मेरे अंदर भी शैतान घुस गया है। काजल ने जैसे ही मुखौटा पहना उसे कुछ हो गया। एकदम रास्ते पर रुक गई और घुटनों के बल बैठकर अपने दोनों हाथ और सिर झुकाने लगी। काजल किसी अज्ञात भाषा में कुछ बोल रही थी, लेकिन सामने कोई भी नहीं था। कुछ देर बाद जब काजल घर पहुंची तो रमेश उससे बोला, आ गई बेटी, मुखौटा तो बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा। तो बताओ, मेले में क्या क्या खाया, कहाँ कहाँ घूमी? मुझे बकरा चाहिए। क्या? मुझे बकरा चाहिए अभी। लगता है तुम मटन खाना चाहती हो। कल संडे है, कल मैं अली की दुकान से मटन ले आऊंगा, लेकिन अभी रात में अली की दुकान बंद हो चुकी है, इसलिए मटन नहीं मिल पाएगा। काजल घर के बाहर निकल जाती है। काजल, कहाँ जा रही हो? काजल मटन बेचने वाले अली के घर गई। उसने अली के आंगन से बकरे खोल लिए और उन्हें अपने साथ ले जाने लगी। अली अपने घर से बाहर निकल आया और उसने काजल को रोका। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे रोकेगा? काजल ने अली को उठाकर उसके घर की दीवार पर दे मारा और बकरे झाड़ियों में ले गई। रमेश काजल को ढूंढते हुए अली के घर के पास से गुजर रहा था तो अली ने उसे सारी बात बताई। अम्मा, तुम्हारी लड़की में कोई शक्तिशाली शैतानी आत्मा प्रवेश कर गई है। वो मेरे बकरों को लेकर झाड़ियों की तरफ गई है। शैतानी आत्मा? क्या बकवास कर रहे हो? उधर काजल बकरे खाकर झाड़ियों से बाहर निकल आई। जब से ये मेले से होकर आई है, इसने अपना मुखौटा नहीं उतारा है। पहले तो इस मुखौटे को हटाता हूँ, फिर देखता हूँ कि क्या गड़बड़ है। रमेश चुपके से काजल के पीछे गया और उसने एकदम उसका मुखौटा उतार दिया। मुखौटे के हटते ही काजल नॉर्मल हो गई। पिताजी, आप और मैं यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो मेले से घर लौट रही थी। मैंने मेले में आलू की चाट और पकौड़ी खाई। एक मुखौटा भी खरीदा जो आपके हाथ में है। इसे पहनकर मैं माँ को डराऊंगी। माँ को कल डराएंगे, अभी घर चलते हैं। उस रात काजल के परिवार ने खाना खाया और फिर से सब सो गए। रात में काजल की माँ की अचानक नींद खुल गई। उसे स्टोर रूम से खटर पटर की आवाज आ रही थी। काजल की माँ अपनी चारपाई से उठी और उसने स्टोर रूम का पर्दा हटाया। स्टोर रूम के अंदर काजल मुखौटा पहने खड़ी थी और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। काजल ने कुल्हाड़ी से अपनी माँ पर हमला कर दिया। खून चाहिए, मैं खून पीऊंगा, खून। काजल की माँ डर कर भागती है और जल्दी से रमेश को जगाती है। काजल रमेश पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर देती है। काजल बेटी, क्या हो गया है तुम्हें? कुल्हाड़ी छोड़ दो और शांत हो जाओ। रमेश के कहने का काजल पर कोई असर नहीं हुआ। काजल के माता पिता घर से बाहर भागे और उन्होंने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। काजल अंदर से दरवाजे पर कुल्हाड़ी मारने लगी। मुझे खून चाहिए, खून पीऊंगा, मुझे खून चाहिए। रमेश दौड़ता हुआ तांत्रिक वीरबाला के पास पहुंचा। रमेश ने तांत्रिक को बताया कि जब से काजल ने मुखौटा पहना है वो अजीब तरह की हरकतें कर रही है और आदमी की आवाज में खून मांग रही है। तुम्हारी लड़की के अंदर मुखौटे के माध्यम से खून पीने वाले शैतान का प्रवेश हो गया है। उस मुखौटे को हमें जल्द से जल्द उसके चेहरे से हटाना होगा। काजल ने लगभग आधा दरवाजा तोड़ दिया था। रमेश और तांत्रिक चुपचाप दरवाजे के दाएं और बाएं खड़े हो गए। जैसे ही काजल बाहर आई, तांत्रिक ने अपनी भस्म काजल के ऊपर डाली और रमेश ने काजल के चेहरे से मुखौटा उतार फेंका। मुखौटे के हटते ही काजल के हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई
और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ देर बाद काजल को होश आया। क्या हुआ पिताजी, आप लोग इस तरह क्यों बैठे हैं? कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन अब तुम पूरी तरह ठीक हो। उधर तांत्रिक मुखौटे को लेकर झाड़ियों की तरफ गया। उसने एक गहरा गड्ढा खोदा और मुखौटे को उसमें गाड़ दिया। अगर ये किसी को मिल गया तो अंजाम बुरा होगा। एक दिन गांव की एक लड़की पिंकी नदी पर जब कपड़े धोने जा रही थी तो नदी की रेत में उसे वही मुखौटा पड़ा हुआ मिला। हातिमपुर गांव के लोग रात में मुंह पर उंगली रखकर घूमते थे और कोई भी कुछ बोलता नहीं था। एक लड़का रोड पर अपने दादा के साथ जा रहा है। दादा, कल मुझे मेला लेकर चलोगे? दादा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? चुड़ैल का साया आता है। दादा लड़के का मुंह हाथ से बंद कर देते हैं। चुड़ैल भयानक आवाज में हंसती है। ये किसकी आवाज थी? दादा लड़के को लेकर झाड़ी में छुप जाते हैं। चुड़ैल कुछ देर रुककर चली जाती है। एक बार गांव में एक औरत का मर्डर हो जाता है। मर्डर की जांच करने केशलता अपनी टीम के साथ पहुंचती है। कोई भी गांव वाला पुलिस को कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। सभी मुंह पर उंगली रखकर ना में सिर हिलाकर निकल जाते थे। केशलता को गांव में अपने स्कूल की दोस्त नेहा मिलती है। अरे नेहा, पहचाना मुझे? हम स्कूल में एक साथ थे। नेहा मुंह पर उंगली रखकर बस हाँ में सिर हिलाती है, लेकिन बोलती कुछ भी नहीं। इस गांव के लोग पागल हैं क्या? कुछ बोल ही नहीं रहे। नेहा, तुम तो कुछ बोलो। नेहा पेन निकालती है और एक कागज पर लिखती है कि अभी रात है, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। मैं कल सुबह तुमसे मिलने आऊंगी। नेहा अपने घर की तरफ जा रही थी कि तभी पीछे से किसी ने उसकी चोटी पकड़ ली। नेहा डर के मारे पीछे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसने अपने सूट से कैंची निकाली और बिना पीछे देखे ही अपनी चोटी काट दी और भागती हुई सीधा अपने घर पहुंच गई। अगले दिन नेहा केशलता के पास पहुंचती है। सबसे पहले ये बताओ कि गांव के लोग रात में कुछ बोलते क्यों नहीं? गांव में जुबान काट कर ले जाने वाली एक अंधी चुड़ैल आती है। वो रात में गांव में घूमती है। जिसकी भी आवाज उसके कानों में पड़ जाए, चुड़ैल अमावस की रात में आकर उसकी जुबान काट कर ले जाती है। गांव के बहुत से लोग गूंगे हो चुके हैं। कैसे पागलों जैसी बातें कर रही हो? मतलब मैं रात में बोलती रही तो अंधी चुड़ैल किसी अमावस्या की रात मेरी भी जीभ काट कर ले जाएगी? हाँ, ये देखो, कल चुड़ैल ने मेरी चोटी पकड़ ली थी। मजबूरी में मुझे चोटी काट कर ही भागना पड़ा। तुम और तुम्हारे साथियों को भी सावधान रहना होगा। अब ये बताओ, जिस औरत का मर्डर हुआ है, क्या उसका भी चुड़ैल से कोई लेना देना है? चुड़ैल उस औरत के लड़के की भी जुबान ले जा चुकी है। इस चक्कर में उसके लड़के की शादी टूट गई और वो पागल जैसा हो गया। वो औरत एक तांत्रिक के साथ मिलकर हर अमावस की रात गांव के बीचों बीच हवन किया करती थी, ताकि वो चुड़ैल को बुलाकर उससे अपने बेटे की जुबान वापस मांग सके। लेकिन फिर वो औरत एक दिन मरी हुई मिली। अब मुझे जाना होगा। सावधान रहना, आज अमावस है। केशलता मरी हुई औरत के घर जाकर उसके लड़के से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का कुछ नहीं बोल पाता। क्या तुम उस तांत्रिक के बारे में कुछ बता सकते हो जो तुम्हारी माँ से मिला करता था? रात हो जाने पर केशलता उस जगह पर जांच करने पहुंचती है जहां औरत तांत्रिक के साथ मिलकर हवन किया करती थी। तभी अचानक केशलता को महसूस हुआ कि जुबान निकालने वाली चुड़ैल उसके पीछे खड़ी है। केशलता तुरंत रिवॉल्वर निकालकर पीछे पलटती है, लेकिन पीछे कोई नहीं था। तभी चुड़ैल के हाथ केशलता की गर्दन पकड़ लेते हैं
अपनी गर्दन को छुड़ाने के प्रयास में केसलता की रिवॉल्वर छूट जाती है। चुड़ैल केसलता की जीभ काटकर ले जाती है। अमावस्या की रात थी, इसीलिए पूरा गांव सुनसान पड़ा हुआ था। केसलता को मदद के लिए कोई नहीं दिख रहा था। वो दौड़ती हुई नेहा के घर पहुंची। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। केसलता तुरंत पेन से कागज पर लिखकर नेहा से कहती है कि वो उस तांत्रिक बाबा को ढूंढने में उसकी मदद करे। अगले दिन नेहा गांव के हर घर में जाकर तांत्रिक के बारे में पता करती है। एक बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि वो तांत्रिक शमशान घाट में रहता है। नेहा और केसलता शमशान घाट पहुंचते हैं। शमशान घाट पहुंचते पहुंचते उन्हें रात हो चुकी थी। घनी अंधेरी रात में सुनसान सड़क, जिसके दोनों ओर घना जंगल है। पर केसलता और नेहा शमशान घाट की तरफ बढ़ रहे थे। अंधी चुड़ैल उनके कदमों की आवाज सुनकर सड़क पर आ जाती है। नेहा अपने मुंह पर उंगली रखकर केसलता को इशारा करती है कि हमें बिल्कुल भी आवाज नहीं करनी है। दोनों अपने पैरों से जूते निकाल देते हैं और नंगे पैर ही शमशान घाट की तरफ बढ़ते हैं ताकि आवाज ना हो। दोनों को तांत्रिक मिल जाता है। वो आग के पास बैठकर तपस्या कर रहा था। केसलता तांत्रिक के माथे पर रिवॉल्वर रख देती है। ये पुलिस वाली पूछ रही है कि तुमने उस औरत को क्यों मारा? मैंने नहीं मारा बेटी, उस औरत को चुड़ैल ने मारा। मैं इस गांव को चुड़ैल से मुक्त करने के लिए तपस्या कर रहा हूँ। चुड़ैल क्या चाहती है? चुड़ैल शांति चाहती है। उसे किसी का बोलना पसंद नहीं। अगर किसी इंसान की आवाज उसके कान में पहुंच जाती है तो वो हमेशा के लिए उसकी जुबान छीन लेती है। अब तुम दोनों यहाँ से जाओ या कहीं जाकर छुप जाओ। मैं अपनी शक्तियों से उस चुड़ैल से लड़कर उस चुड़ैल को गांव से हमेशा के लिए भगा दूंगा। नेहा और केसलता एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। थोड़ी देर बाद चुड़ैल आती है। नेहा और केसलता देखते हैं कि तांत्रिक गुस्से में चुड़ैल से कुछ कह रहा है, लेकिन दूरी ज्यादा होने के कारण वे दोनों कुछ सुन नहीं पा रही थी। वे दोनों पास जाकर तांत्रिक और चुड़ैल की बातें सुनने की कोशिश करती हैं। तू इस गांव से चली जा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं पूरी दुनिया को गूंगा बनाऊंगी। मुझे शांति चाहिए। मैं अपने गले में पड़ा ताबीज नष्ट कर दूंगा। तू ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यदि ताबीज नष्ट हुआ तो मेरे साथ तू भी मर जाएगा। तांत्रिक अपने गले से ताबीज निकालता है और आग में डाल देता है। नहीं! आग में विस्फोट होता है। चुड़ैल मर जाती है और तांत्रिक मरणासन अवस्था में पहुंच जाता है। चुड़ैल के मरते ही केसलता की आवाज वापस आ जाती है। केसलता और नेहा दौड़ते हुए तांत्रिक के पास पहुंचते हैं। ये आपने क्या किया बाबा? चुड़ैल को मारने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। अच्छे काम में अपनी जान भी जाए तो हर्ज नहीं। वैसे भी मैं बूढ़ा हो चुका था। मुझे खुशी है कि मैं गांव वालों को चुड़ैल से मुक्त करा के मर रहा हूँ।
ऐसा कहकर तांत्रिक मर जाता है। नेहा और केसलता चुड़ैल के मरने की खुशखबरी जाकर गांव वालों को देते हैं। उस दिन के बाद गांव वाले रात में भी बातचीत करना शुरू कर देते हैं। गांव के लोग चंदा इकट्ठा करके चुड़ैल को मारने वाले बाबा की मूर्ति गांव में स्थापित करते हैं।